आज हम लोग देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कमेंट्स में पढ़े थे जहाँ पे CHIMS को लेकर पूछा जा रहा था कि रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे और कैसे आगे का प्रोसीजर होता है, CIF वैल्यूज़ क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो मतलब मेरी शुरुआत बस इतनी है कि हम लोग CHIMS क्यों कर रहे हैं। उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि मॉनिटरिंग सर्विस है, गवर्नमेंट देखना चाहती है कि कौन लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो वो किस किस फील्ड में जा रहा है, कौन लोग कर रहे हैं और क्यों, कितना लेवल पे किया जा रहा है। इसका मॉनिटरिंग करने का बेहद एक अच्छा सा अनुभव ये है कि वो लोग पता लगा पाते हैं कि अब हमें खुद कंपनी जो स्वदेश कंपनी होती है जो भारत में बनाई जाएगी तो वो किस पे ज़्यादा रहे, क्या हम लोग क्या मंगा रहे हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो इंपोर्ट हो रही है सबसे ज़्यादा। तो हम लोग वैसा कुछ एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ज़रूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ें अभी नई नई चालू हुई है। हम लोग अगर स्टील की बात करें तो ये बहुत पहले से ये ऐसे कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, पहले भी हम लोग बना चुके हैं। तो अभी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है और जो पहले थी वो सिमिलर है, बट कुछ चीज़ें नई हैं जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। तो पहचान कैसे होगी, तो यहाँ पे 5 और 6 HS कोड दिए हैं कि बस उतना ही आप लोग CHIMS मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उतने का ही अगर आपके पास कुछ आता है तो आप वो करिए। एंड ये बहुत सिंपल है। आप कुछ ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर आपका प्रोसेस में जाता है, को एक्सपोर्ट कर देती है, आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आप एक पोर्ट से होते हुए गुजरेगा, तो वो पोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद किस पोर्ट पे आएगा वो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि यहाँ आ सकता है, उतना पता होना चाहिए। उसके बाद क्या वैल्यू है, CIF वैल्यू क्या है, वो बेसिकली एक सिंपल सा वैल्यू होता है जो कस्टम प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्राइट चार्जेस ये तीनों का मिक्स करके बनाया जाता है। कभी कभी एक्सेसिबल वैल्यू भी CIF वैल्यू जैसी ट्रीट होती हैं, तो आप वो वैल्यू डाल सकते हैं। एंड उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं कि वो कितनी क्वांटिटी थी, क्यों करना है, क्या आप R&D पर्पज़ से कर रहे हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट संस्था से हैं या आप कॉलेज के लिए कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं। जो IC आप मंगा रहे हैं वो IC का पर्पज़ क्या है, क्या आप उसको मेडिकल के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या आप उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद कमर्शियल इंडस्ट्री, जो भी है आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो डेटा आपका ले लेते हैं। एंड उसके बाद आपके पास एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है जो कि 100 रुपीज़ से लेकर 1000 के बीच में हो जाता है। मतलब अभी मैंने लास्ट टाइम जो भरा था वो नियर बाय 200 समथिंग का था। तो इसका मतलब हमें बहुत सारे अगेंस्ट एक बड़ा अमाउंट के अगेंस्ट हमें छोटा सा अमाउंट मॉनिटरिंग के लिए वो लोग लेते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक तो करिएगा ही। और इसके बाद आपको लगता है कि और कुछ ऐसे वीडियोज़ आनी चाहिए तो आप प्लीज़ बताइएगा। एंड अब शुरुआत करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों शुरू करते हैं CHIMS रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर आप चाहे तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो बस आपके पास अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट इस HS कोड के अंडर आता है तो ही आप लोग CHIMS को लॉगिन करें, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ पे आने वाले जो कंपोनेंट है वो जैसे पहले ही बता दिया गया है कि ये कंपोनेंट माइक्रो कंट्रोलर के रिलेटेड, मेमोरी के रिलेटेड हो सकते हैं, मोस्टली सेमीकंडक्टर के रिलेटेड चिप्स ही होते हैं। तो हम सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमें लॉगिन पेज दिखेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे IC कोड, जो हमने IC सर्टिफिकेट बनाया है वहाँ पे जो IC नंबर है वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं मेरा IC कोड नहीं डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 000 दे रहा हूँ। एंड ये है कैप्चा। यहाँ पे आपको कैप्चा डालने के बाद पहला आपका काम है कि आपको लॉगिन विथ OTP करना है। आप लॉगिन विथ पासवर्ड नहीं कर सकते हो। लॉगिन विद OTP के लिए अगर आप करते हैं तो जो IC सर्टिफिकेट जिस नंबर के साथ जॉइंट है वहाँ पे OTP जाएगा और आपको यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आपको जैसे कि 325679 डालने के बाद लॉगिन विद OTP करना है। लॉगिन करते ही आपको ये होम पेज दिखाई देगा। ये होम पेज में आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अकाउंट में जाइए और यहाँ पे सेटिंग में जाके आप सबसे पहले अपना पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप नया पासवर्ड डालिए और उसे कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद सेट पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने से पहले यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहला है न्यू रजिस्ट्रेशन, मतलब बहुत सिंपल बात है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। दूसरा कि बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन छोड़ते हो तो ये ड्राफ्ट में आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगा, या फिर आप सेव कर सकते हो अगर आपको फाइनल सबमिशन नहीं करनी है। थर्ड है कि आपको फाइनल सबमिशन करनी है।
एंड उसके बाद अगर आप फाइनल सबमिशन करके पेमेंट कर देते हैं तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड होने के बाद अगर आपको नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पुराने डेटा यूज़ करने हैं तो आपका यहाँ पे रहेगा, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यू रजिस्ट्रेशन से पहले आपको यहाँ पे बल्क अपलोड डेटा शीट में जाना है। तो जो भी कंपोनेंट आपने मंगाया है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको आईसी नंबर, आईसी का डिस्क्रिप्शन जो बहुत सिंपल है, और उसके बाद टेक्निकल डेटा शीट यहाँ पे आपको ब्राउज करके अपलोड कर देनी है। अपलोड कर देने के बाद उसके बाद आपको फिर से सेव कर देना है एंड देन फिर से आपको होम पेज पे आना है। एंड उसके बाद हम शुरुआत करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन से। हमें मोस्टली इतने ही चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना है। व्यू अपलोडेड डेटा शीट अगर देखना है तो उसके लिए है, अमेंडमेंट अगर कुछ आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें ऐड करनी है और उसको व्यू करना है, ये बाकी की चीज़ें हैं। तो शुरुआत करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन से। यहाँ पे जाने के पहले आपको एक विंडो ऐसा आएगा, राइट। तो ऐसा विंडो आने के बाद आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है उसके लिए हम लोग देखते हैं, ये छोटा सा एक इमेज है जो आपके सामने रखा जा रहा है। यहाँ पे हमने इसको पर्पजली बहुत सारी चीज़ें एडिट कर दी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये DHL से आया हुआ एक सामान है, ये आईसी है। अब ये आईसी का जो नंबर है वो हमारे इस नंबर में आता है, जिसकी वजह से हम लोग ये CHIMS का कोड भर रहे हैं। तो लेट बिगिन, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम लोग यहाँ पे यूज़र रेफरेंस नंबर की बात होती है। तो यहाँ पे आप लोग मोस्टली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे AWB नंबर डाल देता हूँ। मेरा एयरवे व्हील जो नंबर होता है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि वो यूनिक होता है और वो हमेशा जो है हर एक कंसाइनमेंट के लिए अलग अलग होता है। या आप कुछ भी अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। दूसरा है एक्सपोर्टर नंबर। एक्सपोर्टर नंबर कौन होता है, जो ये हमें सामान देता है, तो जिससे हम सामान मंगा रहे हैं। बाई चांस मैं सामान मंगा रहा हूँ चाइना से, तो मैं जो चाइना का वहाँ का वेंडर है XYZ, उससे उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग जो उसका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डाल दिया जाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट कंट्री रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन चाइना, इंडिया, अलग अलग देश के नाम आएंगे। तो हमें देखना है कि हम कहाँ से सामान मंगा रहे हैं। अगर हम चाइना से मंगा रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये प्रोटोटाइप सैंपल मंगा रहे हो आप, या फिर आप प्रोडक्शन या बाकी कुछ काम अलग कामों के लिए। तो अगर आप प्रोडक्ट टाइपिंग के लिए करें तो आप यहाँ पे यस करके यहाँ पे बताइए कि आप क्यों मंगा रहे हो। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग R&D यूनिट में वो सामान यूज करना चाहते हो। ऑर्गेनाइजेशन से लाइक जैसे कि इसरो वगैरह हो सकता है, या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड संस्था, वहाँ से हम लोग प्रोटोटाइपिंग मंगाते हैं लोग एक्चुअली। एंड एकेडेमिया मतलब आप कॉलेज वगैरह में हो, ये DSIR रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ के लोग, आप उसको सब जो भी है, मोस्टली मैन्युफैक्चरर R&D यूनिट लोग सिलेक्ट करते हैं। अब आपको डिपेंड करता है। और अगर आपके पास वो बल्क में है तो आपको नो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ भरने का मतलब ऑप्शन जो है वो चला जाएगा। यहाँ पे आता है पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन। ये पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन क्या? पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन वो होता है जहाँ से हम लोग ये सामान मंगा रहे हैं। तो वो जो बंदरगाह होता है वो हम डिपेंड करता है कि हम लोग कार्गो से मंगा रहे हैं या फिर शिपिंग किए। तो अगर ये डिपेंड करता है कि आपका किस थ्रू कौन सा मोड है, अगर एयर मोड है या फिर वाटरवेज है या रोडवेज, जैसे भी आप मंगा रहे हो। तो कहाँ से आ रहा है वो बंदरगाह का नाम यहाँ पे रहेगा। मोस्टली अगर ये आपको देखना है तो मेरे अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट ऑफ शिपमेंट LHR करके है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। और ये जो कंट्री है ये यूनाइटेड किंगडम है। तो हम लोग यहाँ पे चाइना से अच्छा इसको यूनाइटेड किंगडम कर देते हैं। एंड पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन में हम लोग जाकर LHR डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एक्सपोर्ट क्या है, मतलब आपने कब ये सामान खरीदा था और आपको लगता है कि कब ये वहाँ से एक्सपोर्ट के लिए निकलेगा। तो आप मोस्टली जब आप सामान खरीदते हो उसके बाद 1 वीक के अंदर आपका ये एक्सपोर्ट का वहाँ से निकलता है, या मे बी 2 दिन बाद निकले, तो आप एक एक्सपेक्टेशन डाल सकते हो। बट आपने जब खरीदा है उसके बाद का ही कोई डेट डाल दीजिएगा। एंड उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ इम्पोर्ट, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कब तक आ जाएगा तो आप डालिए, वरना आप बता सकते हैं कि ये वाला टाइम तक वो आ सकता है। और एक्सपेक्टेड पोर्ट ऑफ एंट्री, मतलब आप अगर मुंबई में रहते हो तो आपके यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चलने वाला है वो है थाने में एक, सबसे ज़्यादा जो पोर्ट चलता है थाने की साइड में मुंबई के लिए वो है नावा सेवा सी। तो आप ये डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप सेकेंड स्टेप के लिए रेडी हैं। तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन क्या था कि इंपोर्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको
बाकायदा यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक्सपोर्ट का नाम पता होना चाहिए, उसका एड्रेस पता होना चाहिए और उसका रीजन पता होना चाहिए, कंट्री पता होनी चाहिए। उसके बाद सैंपल ये आपको पता ही होगा। उसके बाद आपको पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन वो आपको पूछ लेना है और उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एक्सपोर्ट वो आपको देना ही है। उसके बाद ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता हो। सेकेंड स्टेप में जाते हैं जहाँ पे आपके आइटम्स के डिटेल्स के बारे में बताना है, जैसे कि एच एस कोड। जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर वो 5 में से कुछ है तो ही आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो पहला है जो मेरा है, मैं वहाँ से जो मंगा रहा था वो 80 था, 80 मेगा था। 80 मेगा एक MCU है, तो मैं यहाँ पे पहला सिलेक्ट करूँगा। और ये आपको ऐसे सिलेक्ट रेंडमली नहीं करना है, ये आपके इस पे दिया रहेगा, HS कोड करके यहाँ पे ऑप्शन रहता है, उसमें दिया रहेगा। अगर नहीं भी दिया है तो आप ये पार्ट नंबर लीजिए और आप DG या कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा पड़ता है तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जाने के बाद मैं सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे DG की पार्ट नंबर पे मैंने ये डाला ये नंबर, तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई DG की के वेबसाइट पे। और यहाँ पे देखिए HSN कोड ये है 854231 एंड उसके बाद 0001। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 85423100, उसके आगे का जो भी नंबर है वो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जो IC है वो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर रिलेटेड है। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो आप यहाँ पे डिटेल पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये देखिए माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे IC डिस्क्रिप्शन डालना है, तो IC डिस्क्रिप्शन भी आप जस्ट शॉर्ट में ले सकते हैं, आप चाहिए तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन ये उठा लीजिए और वहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आप टाइप ऑफ IC, ये डिजिटल जो हमारे MCU होते हैं वो डिजिटल होते हैं, तो आपको डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, आप बराबर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे IC नंबर आएगा। तो ये एक्चुअली अब ये IC नंबर का मतलब क्या हो, हम आपको सबसे पहले यहाँ पे डेटा शीट जाके सेलेक्ट करना। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया है कि डेटा शीट को कैसे अपलोड किया जाता है, जब आप अपलोड करोगे तो वहाँ पे आपको आपका जो रिलेटेड IC नंबर है वहाँ पे आ जाएगा और आप इसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आता है एंड यूज़ एप्लीकेशन सेक्टर। यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है कि आप किस लिए ये प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, एरोस्पेस, डिफेंस, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, या अगर आपको लगता है कि मेडिकल रिलेटेड या कुछ अलग है तो आप अदर्स चूज़ करके वहाँ पे मेडिकल या फिर कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि इस ऑप्शन में अवेलेबल नहीं। फिलहाल हम लोग इसको एरोस्पेस, डिफेंस, मोबाइल, ऑटोमोटिव की तरफ जाए, तो हमें ये चीज़ हटानी होगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशन डिटेल पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम MCU की बात करते हैं तो अगर आपको नहीं पता है तो आप डेटा शीट में चेक कर लीजिए, नहीं तो नॉर्मली CMOS कॉन्फ़िगरेशन आजकल बहुत चलते हैं। एंड टेक्नोलॉजिकल नोड अगर आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिए, आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं। अब आपका आता है मैन्युफैक्चरर, फाउंड्री एंड फैब नेम। तो आप मैन्युफैक्चरर नेम डाल सकते हैं अगर आपको डालना है तो। आप यहाँ पे देखिए माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी करके है जो सप्लायर है, एक्चुअली यही हमारा मैन्युफैक्चरर है। आप यहाँ पे देखिए ये हमारा है माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी। उसके बाद वो उनका एड्रेस डाल देना है। उसके बाद एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे हम लोग उसका डालेंगे एड्रेस, एंड उसके बाद यहाँ पे हम उसका कंट्री ओरिजिन डालेंगे कि जो मैन्युफैक्चरर है हमारा वो कहाँ का है। तो मान लीजिए मैन्युफैक्चरर हमारा चाइना है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको आराम से आपके डेटा शीट पे कहीं पे भी मिल जाएगा। पर्पज़ ऑफ इंपोर्ट क्या है, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, R&D, जो भी आपको लगता है। तो उसके बाद आता है क्वांटिटी, तो आपने कितने क्वांटिटी में बताया, तो मान लीजिए मैंने 1000 क्वांटिटी मंगाया था तो मैं 1000 लिख रहा हूँ। उसके बाद CIF वैल्यू, अच्छा ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। CIF एक्चुअली क्या होता है, आपका जो रियल कॉस्ट होता है उसमें आपके साथ इंश्योरेंस और जो फ्लाइट चार्ज होता है वो ऐड होके जो वैल्यू बनती है वो CIF होती है। तो मान लीजिए अगर आपके पास मान लीजिए आपकी CIF वैल्यू जो है, लेकिन मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, CIF वैल्यू निकालनी है तो हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस देखेंगे। अगर मान लीजिए हम 1000 USD में कोई सामान मंगा रहे हैं और उसका जो कॉस्ट इंश्योरेंस है वो एक्चुअली आपको कैलकुलेट करके आता है। अगर आपको कैलकुलेट करते नहीं आता है तो आप कोई भी 1.125% लोग इंश्योरेंस का लेते हैं कवर, तो मैं भी यहाँ पे वो 1.125% ऑफ इनवॉइस से डाल देता हूँ। उसके बाद फ्लाइट चार्जेस नॉर्मली 20% तक होता है।
तो डिपेंड करता है कि आपका कितना फ्लाइट चार्जेस होगा, वो आपको जाके बिल ऑफ एंट्री में चेक करना है। मैं यहाँ पे 2% मार देता एंड उसके बाद जो डेटा आएगा वही हमारी CIF वैल्यू होगी। ओके, 1000 हमारा हो गया नॉर्मली चार्जेस। उसके बाद हम लोग अगर इंश्योरेंस का चार्ज और उसके बाद हम लोग CIF में फ्लाइट चार्जेस ऐड करते हैं, तो मान लीजिए हम लोग कुछ तो CIF चार्जेस जैसे आपने देखा, तो उसके बाद हम लोग अगर कुछ ऐड करते तो जो कुछ मोटा माटी हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1100 1000 हमारा जो है नॉर्मली इनवॉइस वैल्यू है, उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ वैल्यू, तो इस तरह से हमने करके उसे हमें ऐड कर लेना है। इस तरह से आपका ये ऐड हो जाएगा। अब आपका ऐड होते ही आपको थर्ड पे जाना है, जो है आपका पेमेंट का। यहाँ पे आपका ऑलरेडी ये सारी वैल्यू दिखी है। आपको यहाँ पे आपका नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है एंड उसके बाद डिक्लेयर कर दें। डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग कि आप जो कर रहे हो वो सब सही है। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, सेव एज अ ड्राफ्ट और फाइनल सबमिशन। अगर आप सेव करते हैं तो आपका ये पूरा डेटा सेव रहेगा, कभी भी आप फाइनल सबमिशन पे जा सकते हैं। वरना आप सीधा फाइनल सबमिशन पे अगर कर देते हैं तो इशू नहीं है। आप फाइनल सबमिशन करिए, उसके बाद आपको सीधा सीधा फाइनल सबमिशन पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी मैंने ऐड नहीं किया है इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। आपका ऐड होते ही आपको जाना है और फाइनल सबमिशन पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट बहुत इजी है, जैसे UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आप कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, किसी भी तीनों माध्यम से आप कर सकते हो। और वो होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर सेव कर लेना है और रजिस्ट्रेशन नंबर सेव करते ही आपके मैसेज पे भी, वो नंबर पे भी मैसेज जा सकता है और साथ ही साथ में आपका रजिस्ट्रेशन टोकन एक जनरेट हो जाएगा एंड पेमेंट होने के बाद सर्टिफिकेशन जनरेट हो जाता है एंड उसके बाद आप वो दिखा दीजिए और आपका कस्टम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यही इतना था इसको, ये CHIMS का रजिस्ट्रेशन का। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए या आपको लगता है कुछ, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करिए या फिर आप वहाँ पे बताइए कि क्या क्या आपको परेशानियाँ मिल रही हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका जल्दी से सॉल्व हो सके।